अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सियासत एक बार फिर अपनी तमाम तर जाए तरकीबी के साथ चौबन पर है। वजीर आला पंजाब साबिक आर्मी चीफ के दिफा में आहनी किला तैयार कर चुके हैं और जरदारी साहब बेवक्त वक्त कई गेंदों को हवा में उछाले रखने के लिए मुतहर्रिक हैं। गोया हर खिलाड़ी अपनी सियासी फितरत पर खेल रहा है और खूब खेल रहा है। गुज़िश्ता 48 घंटों में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने असेंबलियां तहलील करने की तारीख दी और ऐलान किया कि वो एक साथ कौमी असेंबली जाकर इस्तीफे मंजूर करने का मुतालबा करेंगे। हमने फैसला ये किया कि हम अगले जुमे को, आज है हफ्ता, अगले जुमे को हम दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे और उसके बाद हमारी जो 100 गालिबन 23 सीटें हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में, हम वहां जाके नेशनल असेंबली में जाके स्पीकर के सामने हम खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। साबिक वजीर आजम इमरान खान के असेंबलियों की तहलील के हतमी ऐलान के 24 घंटे के बाद वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने साबिक आर्मी चीफ के दिफा में धमाकेदार इंटरव्यू दिया और डटकर खड़े हो गए। उन्होंने मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम भी पहुंचाया कि असेंबलियों की तहलील इदारे नहीं चाहते। वो नहीं चाह रहे कि जो कुछ हो रहा है इस तरह हो, वो चाह रहे हैं इस निज़ाम को चले और ये अपनी टेन्योर पर पूरी करें, ये भी और फेडरल गवर्नमेंट भी करे। और अगर आप ये बार बार कहेंगे तो फिर उनके पास एक साल के लिए वो इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दें। उनका कहना था कि इमरान खान को कहा था कि जनरल रिटायर्ड बाजवा आपके मोहसिन हैं, एहसान फरामोश ना बने। जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ बात की बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी ने जनरल बाजवा के खिलाफ बात की तो उसके खिलाफ सबसे पहले मैं बोलूंगा। इन्होंने अगर बाजवा साहब के खिलाफ किसी ने बात की, सबसे पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद सारी हमारी पार्टी बोलेगी। ये काफ लीग की सियासी फितरत का तकाजा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के दिफा में उतरे तो तमाम सियासी हलीफ फरामोश कर दे। एक दिहाई कबल मुस्लिम लीग काफ ने कौमी असेंबली में करारदाद साबिक सदर मुशर्रफ के दिफा में पेश की। उन्होंने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ से मुतालबा किया कि कौमी सलामती के तकाजों और वसीतर मुफाद में अक्सरियती राय मलहूज रखते हुए वो खुदारा वर्दी ना उतारने का फैसला करें और दोनों ओहदे अपने पास रखें। गो मुशर्रफ गो के नारे लगे तो असेंबली में खड़े होकर परवेज इलाही साहब ने बावाज़े बुलंद कहा कि अगर जनरल मुशर्रफ को 10 दफा भी वर्दी पहनानी पड़ी तो पहनाएंगे। अब वजीर आला पंजाब ने इमरान खान से ये गिला भी किया कि इमरान खान ने साथ बिठाकर जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ बात करके ज्यादती की। उन्हें बहुत बुरा लगा। अब इन्होंने जो ज्यादती की इमरान खान साहब ने, हमें साथ बिठा के मेरे सामने बाजवा साहब के साथ उनको बुरा बुरा कहना, ये बड़ी ज्यादती। उनका दूसरा गिला ये था कि इमरान खान तो मुनस इलाही को साथ नहीं बिठाते थे, उसके बावजूद इमरान खान का भरपूर साथ दिया। वजीर आला पंजाब ने सबसे संगीन शिकवा जनरल फैज के मुतल्लिक किया। जनरल रिटायर्ड बाजवा को फोन करके जनरल फैज की शिकायत की। उन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज की अच्छी ठुकाई की। बकौल वजीर आला वो बाज नहीं आ रहा था। उसने कहा कि पीछे से इमरान खान का हुक्म है। जनरल फैज ने जो हमारे साथ ज्यादतियां की, फैज साहब ने चेयरमैन नैब को बुला कहा कि मुझे भी अंदर कर दे, मोहनस को भी कर दे। तो फिर बाजवा साहब को फोन किया, उन्होंने इसकी फिर अच्छी तरह से ठुकाई की फैज की। परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ को औकात में रहने का मशवरा दिया। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि तहरीक इंसाफ आसमान से नहीं उतरी, ये मकाम जनरल बाजवा का दिया हुआ है और पीटीआई को चाहिए ये याद रखे, आसान फरामोश ना बने। यार ये क्या समझते अपने आप को, ये को उतार है, ऊपर से आ गए हैं सारे लोग। जबकि इमरान खान ने जमान पाक लाहौर से बयान जारी किया है कि परवेज इलाही दबाव ले लेते हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान परवेज इलाही की दो टोक धमकी के बावजूद भी मौकफ रखते हैं कि मौजूदा मुल्की सियासी और मुआशी बहरान और मेरी हुकूमत गिराने का वाहिद जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। ये जो सारी साजिश हुई थी, इसमें हम किसी और को ना कहें, एक आदमी के फैसला करता है, वो था आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा। इन्होंने ये फैसला किया हमें हटाने का। कौन था इसका जिम्मेदार? किसने ये किया था? जनरल बाजवा ने किया था। दूसरी जाने परवेज इलाही के इंटरव्यू की बाज़गश्त ने हुकूमती इत्तेहाद को 240 की रफ्तार पर मुतहर्रिक कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात से 2 बार मुलाकात हुई, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त सियासी महाज की ड्राइविंग सीट पर बरजमान है, पहले वजीर आजम से मिले और फिर चौधरी शुजात से। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने परवेज इलाही के इंटरव्यू के बाद देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल पैरा होने का
का मशवरा दिया। परवेज इलाही अपनी पोजीशन वज़ा कर चुके हैं तो इत्तेहादी जमातें अभी भी इंतजार करना चाह रही हैं, अभी भी चाह रही हैं कि मजीद पोजीशन वाज़े हो और फिर बातचीत पर गौर किया जा सकता है। इजलास में शुरा ने वजीर आजम को मशवरा दिया कि परवेज इलाही से बराह रास्त बात ना की जाए क्योंकि वो काबिल एतबार नहीं। आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन गुफ्तो शुनीद का ये मरहला तय करेंगे। वजीर आजम की जेर सदारत होने वाले अहम तरीन इजलास में वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ अभी तहरीक अदम एतमाद पेश ना करने का फैसला किया गया है। सो PDM अदम एतमाद की तहरीक एतमाद का वोट लेने, इस्तीफा मंजूर ना करने से मुतल्लिक तमाम तर इंसदाद हिकमत अमली को होल्ड किए हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के वो तमाम तर दावे जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से तवातर से जारी थे कि वो असेंबलियों की तहलील के बाद ज़िमनी इंतखाब में पूरी कुव्वत से उतरेंगे, दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। जरदारी साहब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां बचाने के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। स्पीकर कौमी असेंबली ने बगैर तस्दीक के तहरीक इंसाफ के अरकीन कौमी असेंबली के इस्तीफे मंजूर करने से इनकार कर दिया है। कौमी असेंबली स्पीकर सेक्रेटेरिएट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की जगह साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पार्लिमानी ग्रुप लीडर करार दे दिया है। इमरान खान का रुकन कौमी असेंबली की हैसियत से किरदार खत्म कर दिया गया है। इस तरह उन्हें तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली के इज्तिमाई इस्तीफे कबूल करने का भी इख्तियार नहीं होगा। सियासत के खेमे में गैर सियासी जुज़्व अपनी कोहान समेत दाखिल हो चुका है। अब ये खेमा किसके वक़ार का जब्बा सलामत रखेगा, बहरहाल ये 48 घंटों में फैसला होगा। हमारे साथ मुल्क के 2 मुमताज़ और बाखबर सहाफ़ी हामिद मीर साहब और आरिफ हमीद भट्टी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, फरमाए दीजिएगा कि ऑन ग्राउंड आपके पास क्या खबरें आ रही हैं? एक भागम दौड़ लगी हुई है मुलाकातों की, क्या कोई ब्रेक थ्रू या किसी ना किसी तरह से किसी अर्ली इलेक्शन की तरफ बढ़ा जा सकता है या वो अभी भी आउट ऑफ द क्वेश्चन है? देखिए, इमरान खान साहब ने तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का ऐलान किया है, तो उस ऐलान को वो अमली जामा पहनाएं तो 2 सूबों में तो इलेक्शन हो सकता है, लेकिन जहां तक उनकी इस ख्वाहिश का ताल्लुक है कि 2 असम्बलियाँ तोड़ के तो उसके बाद 4 सूबों की असम्बलियाँ और कौमी असम्बली का भी इलेक्शन हो जाए, तो ये मुझे मुश्किल नज़र आता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब अगर 2 सूबों की असम्बलियाँ तोड़ भी लेंगे तो पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शन हो सकता है। बहुत मुश्किल है। मीर साहब, परवेज इलाही साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनसे कहा, ख्वाहिश रखी कि असेंबलियां ना तोड़ी जाएं, लेकिन इमरान खान साहब आज कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब हर किस्म का दबाव ले सकते हैं। आपको भी ये यकीन है? देखिए, परवेज इलाही साहब जो हैं, जब परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो उस वक्त के DG मिलिट्री इंटेलिजेंस थे जनरल नदीम एजाज साहब, तो वो उनको बहुत प्रेशर देते थे और परवेज इलाही साहब उनका प्रेशर नहीं लेते थे और वो जाके परवेज़ मुशर्रफ साहब से डायरेक्ट बात कर लेते थे और फिर DGMI जो है वो उसकी बात नहीं चलती थी। ये चीज़ें मेरे ज़ाती इल्म में हैं और परवेज़ इलाही साहब इनको डिनाई भी नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो काफ़ी मुश्किल का शिकार रहे और मुझे ख़ुद परवेज़ इलाही साहब ने बताया कि जो अलीम खान साहब हैं उनको अंदर करवाया था इमरान खान ने, और जब मैंने उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया तो मुझे इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और अब उन्होंने जनरल फैज़ साहब पे भी ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि फैज़ साहब जो हैं वो उनको यानी परवेज़ इलाही साहब को और शुजात साहब को भी गिरफ़्तार करवाना चाहते थे और फैज़ साहब के पीछे इमरान खान थे। तो उन्होंने फिर जनरल बाजवा साहब से शिकायत की और फिर उन्होंने जनरल बाजवा से जनरल फैज़ की ठुकाई करवाई। तो परवेज़ इलाही साहब क्योंकि सियासत के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं और मुस्लिम लीग काफ तो बनाई ही परवेज़ मुशर्रफ ने थी, आप उनकी किताब पढ़ें इन द लाइन ऑफ फायर, तो वो एक घाक सियासतदान है और जब DGMI या DGISI जो है वो उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करता है तो वो कोई ना कोई उसको काउंटर करने का रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन अब उनका वास्ता पड़ गया इमरान खान से, तो इमरान खान साहब जो हैं उनका प्रेशर काउंटर करने के लिए परवेज़ इलाही साहब को कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो लिहाजा वो जनरल बाजवा का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब उन्होंने अगर वादा किया है इमरान खान से कि आप मुझे असम्बली तोड़ने के लिए कहेंगे तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, तो उनको भी वादा पूरा करना चाहिए। और इमरान खान साहब ने भी अब वादा किया पूरी कौम से कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ेंगे, तो 2 असम्बलियाँ तोड़ें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बाकी इलेक्शन जो है जनरल इलेक्शन वो तो नहीं होगा।
ये बाकी के ऊपर आना भी ज़रूरी है मीर साहब, मगर आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपकी भी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से आज। फरमाई दीजिएगा कि वो आज बड़े वसूख से इसी बैठक में कह रहे थे कि दबाव ले लेते हैं, क्या पूरा भरोसा है उन्हें और या प्लान बी भी है उनके पास? क्योंकि अगर ये दबाव ना लेना चाहें परवेज़ इलाही साहब, फितरतन और डीएनए मुस्लिम लीग काफ की एक तवील तारीख मीर साहब ने भी बता दी, तो फिर इमरान खान साहब के हाथ क्या आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं महर, ऐसा नहीं है। इमरान खान सब कुछ जानते हैं। परवेज़ इलाही साहब को 10 दिन पहले किसने बुलाया और क्या अल्फाज कहे, ये सबको पता है। 3 दिन पहले वो गए, किससे मिले, क्या कहे। देखिए, कल जब परवेज़ इलाही 17 तारीख को जब वो ऐलान कर रहे थे, राइट साइड पे परवेज़ इलाही साहब थे, लेफ्ट साइड पे महमूद खान साहब थे, और उसके बाद 1 घंटा इमरान खान साहब के बकौल उनके साथ वो गपशप लगाते रहे, चाय पर गुफ्तगू होती रही और लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई। उसके बाद वो जब परवेज़ इलाही मीडिया से ज़मान पार्क उनके घर से बाहर निकले तो मीडिया से गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि हमारे इमरान खान साहब पुराने सपोर्टर हैं, हम कायम हैं। इनफैक्ट ज़मान पार्क से लेके घर तक का रास्ता, किसके टेलीफोन आए, किसके फ़ोन आए, फिर कौन बंदा उधर पहुंचा, एक पिंडी या इस्लामाबाद से आया, एक लाहौर से पहुंचा। उसके बाद ये इंटरव्यू होना था रात को नशर, दोपहर को मीडिया को फोर्स किया गया, एक प्रेस रिलीज भेजी गई, ये खबरें चलाओ जराए से कि ये जो चोई साहब ने जो टीवी पे कहा है, ये सारी चीज़ें कराई गई। तो ये तो पता चल रहा है कि ये वो रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब के, इमरान साहब के बकौल है। दूसरी बात ये उन्होंने खुद कहा कि हम एस्टेब्लिशमेंट से नाता नहीं तोड़ते। हामिद मीर साहब हमारे तो प्यारे भाई हैं, लेकिन मुशर्रफ दौर में वो कहाँ इतने क्लियर थे। और भाई हुसैन मेहंदी 1 घंटा बाहर खड़ा रखता था। एक दफ़ा एक वज़ीर को हुसैन परवेज़ इलाही साहब ने वज़ीर नहीं बनाया, हुसैन मेहंदी साहब के पास मैं बैठा था, वो एक शॉर्ट निक्कर में पहन के उनके घर गए। उन्होंने कहा खबरदार, सुबह उस वक्त तक कबीना अनाउंस नहीं होगी जब तक ये वज़ीर नहीं बनेगा। अगले दिन 1.5 घंटा कबीना लेट हुई ओथ टेकिंग और उस वज़ीर का नाम आया। तो देखे, जो ताकतवर हलकों के सर पे जब आप चलते हैं तो फिर उनकी बात मानना पड़ती है। इमरान खान को पता है कि परवेज़ इलाही साहब जब यहाँ से गए बिल्कुल फ्रेश थे, खशाश बशाश थे, मीडिया से गुफ्तगू करके भी गए थे, लेकिन उनको ये भी पता कि कौन सी 2 शख्सियात कल से आई हैं। देखे ना क्या ऐसा तूफान आ गया। प्लान बी है खान साहब के पास, क्या हाथ धोते और मलते रह जाएंगे? नहीं, BC है। मेरी अपनी राय है, कल क्या होता है सियासत की प्रेडिक्शन करना मेरे जैसे तो तालिब इल्म का बात नहीं है। इमरान खान किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। 10-12 दिन पहले उन्हें धमकी दी गई, आप अरेस्ट भी होंगे, नाहल भी होंगे। वो उन्होंने कश्तियाँ जला दी हैं। आगे क्या होता है कल ये मुझे नहीं पता। मुफाहमत के बादशाह बाकायदा बकर मंडी लाहौर में तशरीफ ला चुके हैं आसिफ अली जरदारी। मेरी इतलात के मुताबिक खासी गुफ्तगू हो रही है, बैगों के मुंह खुल गए हैं। अब 23 तक यकीनन क्लियर हो जाएगा। अगर परवेज़ इलाही पहले इस्तीफ़ा देते हैं, अगर वो कहते हैं कि बाजवा के खिलाफ जो बोला परवेज़ इलाही साहब जो फरमाते हैं कि मैं उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा, तो उन्होंने काश मरियम से कान में पूछते कि आपने तो बाजवा का रिज़ाइन मांगा हुआ था, आपने तो बाजवा को कहा था 2018 का इलेक्शन ढोंग है, धांधली है, फ्रॉड है, इस असेंबली में बैठना गुनाह है। नवाज शरीफ का भी यही मौक़िफ़ था। अगर आप PDM के साथ जाएंगे तो ये ज़ीरक सियासत थोड़ा सा सोचना होगा। लेकिन सियासत में हामिद मीर साहब बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है क्या क्या होता है, मुझसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। मीर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब तो दोबारा परवेज़ इलाही साहब पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, और मेरा ख्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब भी तैयार नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब का मुझे नहीं ज़्यादा पता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का मुझे पता है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हैं और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे भी जो बात होती है तो वो तो परवेज़ इलाही साहब पे बिल्कुल भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। और आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनकी परवेज़ इलाही साहब के साथ अभी भी कुर्बत है। मुनस इलाही साहब जो हैं वो अभी भी जरदारी साहब के साथ उनका राब्ता है, और हो सकता है कि आसिफ जरदारी साहब को ऐसा दरमियानी रास्ता निकालें कि ना तो परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर हो और ना ही नून लीग का कोई बंदा चीफ मिनिस्टर हो। चीफ मिनिस्टर जो है वो कोई और आ जाए और दोनों मिल के उसको सपोर्ट करें, यानी कि
शहबाज शरीफ भी कश्ती के सवार होंगे, परवेज़ लाई भी कश्ती के सवार होंगे। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि चप्पू जो है, कश्ती का जो चप्पू है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में होगा। तो ये एक नया सियासी तमाशा होगा पाकिस्तान का। इसको आप और मैं एंजॉय करेंगे और पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको खाने को रोटी नहीं मिलेगी। ये बात तो आपकी दुरुस्त है मीर साहब, मगर अगर इस फॉर्मूले पे कायल कर लेते हैं जरदारी साहब तमाम तर फ्रीकैन को बशमूल परवेज़ इलाही साहब को, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होगा और घाटे का सौदा किसका होगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमरान खान को होगा। और इमरान खान जो हैं वो पहले भी उन्होंने तो कोई कमाल नहीं किया ना अपने 3-3.5 साल के दौरे हुकूमत में। तो वो अभी तक जो उनके बारे में एक तासुर है कि वो बड़े पॉपुलर हैं, तो वो तो पॉपुलर बाय डिफ़ॉल्ट हैं, क्योंकि जो उनके मुकाबले पे जो लीडरशिप है वो बेकमाल है, बाकमाल नहीं है बल्कि बेकमाल है। उन्होंने कोई कमाल नहीं दिखाया और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम जो हैं उनको ये बताया कि जी ये एक भानमती का कुंभा है और इसमें जो लोग शामिल हैं उनका असल मकसद सिर्फ ये है कि उन्होंने इक़्तिदार से चिमटे रहना है। और इमरान खान साहब की भी जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि उन्होंने इक़्तिदार हासिल करना है, क्योंकि हमने देख लिया 2018 में जब उनको इक़्तिदार मिल गया तो उनसे डिलीवर तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये अगर दोबारा पंजाब में परवेज़ लाई साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को फिर एक धोखा देते हैं और डायरेक्टली मुस्लिम लीग नून के पार्टनर नहीं बनते बल्कि मुस्लिम लीग नून के इनडायरेक्ट पार्टनर बन जाते हैं और हुकूमत फिर चलती है और असम्बलियाँ जो हैं वो 1 साल और चलती हैं और अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलती, तो फ़ायदा तो इमरान खान को होगा। आपको इसके इम्कानात दिख रहे हैं? जाहिर बात है जो लोग नहीं, मुझे इसके इम्कानात नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में आज मैंने कुछ ऐसी चीज़ें सुनी भी हैं, देखी भी हैं जो पहले मैंने नहीं देखी थी। पहले भी मैंने देखी थी कुछ चीज़ें, लेकिन आज मैंने कुछ और सुन और देख ली हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सियासत में गंद आने वाला है, गंदगी बहुत बढ़ेगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो सियासतदान है ना उसका नाम सुन के लोग जो हैं वो अपने नाक पे इस तरह हाथ रख लेंगे। मीर साहब आपने ऐसा क्या देख लिया है? पाकिस्तान में गाली बनने वाली है और बस मैंने को देख लिया है और बल्कि फिर मैंने आंखें बंद कर ली, फिर मैं उसको सुनता रहा। बट देखे को अनदेखा तो कर नहीं सकते और सुने को भी अनसुना नहीं कर सकते। मुझे लग ये रहा है कि इसके अंदर इनकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन का सामान बांधा जा रहा है या सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन? बस मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन तो काफ़ी सियासतदानों की होती रहती है, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि किसी को यकीन है कि इमरान खान जो है वो जो मर्ज़ी कर ले, वो ना तो सियासत में रहेगा और ना ही ज़मान पार्क में रहेगा, बल्कि वो कहीं और होगा, अडयाला जेल में होगा या कोट लखपत जेल में होगा, ये किसी को यकीन है। तो इस तरह का यकीन जो है ये मैंने पहले भी देखा है कि आसिफ जरदारी जो है ये कभी सदर पाकिस्तान नहीं बन सकता, इसकी असल जगह तो अडयाला जेल है। उससे पहले मैंने देखा कि किसी को यकीन था कि नवाज शरीफ जो है वो दोबारा तीसरी दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, उसकी असल जगह जो है वो सऊदी अरब में है, वो वहाँ पे रहेगा। तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब से वापस आके प्राइम मिनिस्टर बन गए, जरदारी साहब अडयाला जेल से निकल के प्रेसिडेंट हाउस पहुँच गए, तो इसी तरह मुझे लगता यह है कि इमरान खान साहब को एक दफ़ा कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, फिर वो वापस आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो ज़मान पार्क से डायरेक्ट दोबारा सीधे प्राइम मिनिस्टर हाउस चले जाएं। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख पर निगाह डालें तो हमने ऐसे देखा है कि बहुत से ऐसे लोग जिनको के ताकतवर लोगों ने उनके ऊपर कांटा लगा दिया और उन पे रेड क्रॉस का निशान लगा दिया, तो वो लोग दोबारा जो हैं वो उभरे। जिन्होंने क्रॉस का निशान लगाया, सुर्ख निशान लगाया, वो लोग गायब हो गए, लेकिन जो सियासतदान हैं, ख्वाह वो कितने ही करप्ट थे, कितने ही बदनाम थे, वो वापस ज़रूर आ जाते हैं। लेकिन एक दफ़ा सियासतदान को या तो जलावतन होना पड़ता है या जेल जाना पड़ता है। तो मुझे लगता यह है कि इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तरह उन्हें एक दफ़ा कहीं ना कहीं का चक्कर ज़रूर लगाना पड़ेगा और इक़्तिदार में वापसी इतनी आसानी से फौरी तौर पर नहीं होगी, इसमें कुछ देर लगेगी। ये सब आप जुमे से पहले होते देख रहे हैं, असेंबलियां तहलील होते देख रहे हैं, बाद अज़ां ये सब कुछ देख रहे हैं?
नहीं देखिए, जुमे से पहले पहले तो ये सारे मामला नहीं होंगे ना, लेकिन ये तो एक बहुत लंबा चौड़ा मंसूबा है, तो इसमें सिर्फ इमरान खान तो नहीं है ना। तो इसमें मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जब ऐलान करेंगे असम्बलियाँ तोड़ने का, अगर वो ऐलान कर सके तो ऐलान करेंगे, तो हो सकता है उस ऐलान पे अमल दरामद ना हो। गवर्नर साहब कहें जी कि आप कैसे ऐलान कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस से उनका जो स्टाफ है वो प्रॉपर चैनल से मुझे समरी भेजे असम्बली की डिसोल्यूशन की, तो फिर मैं प्रॉपर चैनल से अगला कदम उठाऊंगा। कुछ और भी हो सकता है, और इस दौरान में इमरान खान साहब के साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो देखे ना, ये कोई पहली दफा इमरान खान तो नहीं ना डिस्क्वालीफाई होगा, इससे पहले नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, इससे पहले बहुत से लोग डिस्क्वालीफाई हुए, बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। तो जो भी इमरान खान साहब के साथ होना है को पहली दफा तो नहीं हो रहा पाकिस्तान में। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के साथ भी यही कुछ होता रहा, लेकिन वो दोबारा इक़्तिदार में आए। इमरान खान साहब के साथ अब दोबारा ये कर दें जो आपने पहले नवाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ किया, तो आप नहीं होंगे, वो फिर आ जाएगा। ये भट्टी साहब बड़ी खतरनाक चीज़ें देख और सुन चुके हैं अमीर साहब। शहबाज शरीफ साहब भी बहरहाल कह चुके हैं कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात को अब तेज़ तर कर दिया जाए, फुल गियर में डाल दिया जाए। तो ये असेंबलियाँ तहलील कर भी दें तो जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स हैं वो बड़ी एक मंफी डायरेक्शन में जाती दिखाई दे रही हैं। महर, ये पुरानी बोतल में नई शराब है, ये कोई नई कहानी नहीं है। कल जो गुफ्तगू हुई उसमें भी वीडियो और ऑडियो का खेल था। ये खाली इमरान खान की वीडियो नहीं लोग देख नहीं सकते, और भी 10 लोगों की है। और ये कौन बनाता है आप मुझसे बेहतर जानती हैं। और जो इस वक्त लंदन है वो वीडियो भी मैं देख चुका हूँ, जो पाकिस्तान में वो वीडियो भी मैं देख चुका हूँ। सुनी नहीं बात बता रही। ये तो खेल है। इमरान खान को पता है कि उन्हें इन एवरी कंडीशन गिरफ्तार करना है। नवाज शरीफ की एक ही ख्वाहिश है कि जब मैं पाकिस्तान आऊँ इमरान खान नाहल भी हो और गिरफ्तार भी हो। और ये इसका इजहार मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा भी फरमा चुकी हैं। इमरान खान असम्बली तहलील करे ना करे, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं इन्हें गिरफ्तार करेंगे ही करेंगे। लेकिन माजी में एक ताकतवर तरीन शख्सियत थी मुल्क की, उन्होंने खुद मुझे को बताया कि फलां आदमी पे रेड लाइन है, लेकिन वो आज वजीर आज़म है। तल्ख हकीकत है। देखें, सियासतदानों को जेलों से नाअहली से कभी कोई माइनस नहीं कर सका, हाँ बेनजीर भट्टो हो, ऐसा ही है। मगर भट्टी साहब, क्या आप तहरीक इंसाफ के अंदर एक लार्ज स्केल बगावत देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ के अंदर बगावत होते देख रहे हैं क्या? नहीं, तहरीक इंसाफ के अंदर फिलहाल कोई बगावत नहीं है। मैंने गुजारिश की है, मुफाहमत के बादशाह जरदारी साहब तशरीफ लाए, जब लास्ट टाइम भी आए 4 आदमी 4 पीटीआई के लोगों को मेरी सोच से ज़्यादा बड़ी ऑफर की गई। उनमें से एक इत्तफाकन मेरे पास बैठा था तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। हाँ, इस 23 तारीख तक काफ लीग कुछ कर सकती है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ख्वाहिश है कि अब आसफ अली जरदारी साहब की कि नून लीग बहुत बुरी फंसी है, मेरे साथ बंदे हैं, वजारत आला मुझे मिल जाए। ठीक ठीक, इस किस्म की भी बातें हो रही हैं और डील तकरीबन हो चुकी है। आपको रस्मन ऐलान रहना है। और ये सारी मेरा ख्याल है अगर वो असम्बलियाँ तहलील करते हैं आइनी तौर पर, अगर 2 सूबों में इलेक्शन होते हैं तो शहबाज शरीफ ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि पंजाब, क्योंकि आगे पीडीएम इकट्ठी मिलकर लड़ी थी, अब पीपल्स पार्टी पंजाब में 40% सीटें मांग रही हैं। पीपल्स पार्टी का तो मलिया मेट हो जाएगा, उधर मौलाना फजलुर रहमान कहेंगे जी मुझे इतनी सीटें दो। तो अगले इलेक्शन होते हैं तो मैं उस सूरत में कह रहा हूँ पीडीएम आपस में फट जाएगी, अलहदगी हो जाएगी, टूट जाएंगी, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। तो अगर 17 जुलाई को मिल के इलेक्शन लड़के कामयाबी नहीं हासिल कर सके तो मेरा ख्याल है कल क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुस्लिम लीग नून ज़्यादा लूजर रहेगी बादियुल नज़र में। ठीक है। और ये मीर साहब, ये खबरें और इतलात आ रही हैं कि साबिक चीफ अवामी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा डेफेमेशन फाइल करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। खबर आप तक भी पहुंची है? करते रहे बाजवा साहब डेफेमेशन इमरान खान के खिलाफ, लेकिन बाजवा साहब के खिलाफ अभी तो सिर्फ इमरान खान साहब बोल रहे हैं। आप इंतज़ार करें, आने वाले दिनों में और भी बहुत लोग बोलेंगे। और आप इलेक्शंस आप टाइम पे होते देख रहे हैं मीर साहब? ये एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद में बहुत सी जो इक़्तिदार के ईवानों में बाअख्तियार शख्सियात हैं उनको ये कहते सुना है कि हम इलेक्शन को मज़ीद 1 साल डिले करेंगे।
तो जाहिर बात है मेरे लिए तो ये अच्छी खबर नहीं थी। तो जब मैंने बहस की, सवालात किए, तो मुझे भी काफ़ी गुस्से का सामना करना पड़ा। तो लिहाजा मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने कहा जी आप चाहते हैं कि इमरान खान जो है ना उसकी पॉपुलैरिटी में अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो वो पूरी ज़रूर करना चाहते हैं आप, तो करें उसको पॉपुलर। अल्लाह बहुत आपका भला बहुत करे। शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर और आरिफ हमीद भट्टी मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद पीडीएम के सीनियर लीडर से पूछेंगे कि क्या वाकई गुफ्तगू शनीद हो रही है कि मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाए या असेंबलियों की तहलील के बाद का मंजर जो है उसी को अब हतमी शक्ल दी जा रही है। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ़ खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खोसा साहब फरमाई दीजिएगा कि मुआशी इमरजेंसी का जिक्र हो रहा है, अगर इमरान खान साहब असेंबलियाँ तहलील कर दें तो आर्टिकल 232, 34 और आर्टिकल 235 ये वो किए जा सकते हैं क्या, और पीडीएम के पास क्या ऑप्शंस हैं आपके नज़दीक? देखिए मेरे ख्याल में तो अब हम सारे स्पेकुलेशंस में चढ़ दौड़े हैं और सारा मीडिया और सारा इस चीज को डिस्कस कर रहा है। बट आई थिंक जो मोहतरम इमरान खान साहब ने 23 का दिया है, आप देखेंगे जो है प्रेसिडेंट को भी जो है फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स मिल रहे हैं और आपस में जो है पॉलिटिकल जो एलाइज हैं वो भी आपस में कंसल्टेशन कर रहे हैं। आई थिंक we have to go in for a resolution of the whole issues by sitting at a table and instead of confronting things. देखिए अगर कोई 2-3 महीने आगे पीछे इलेक्शन हो जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आएगी, बट हमने रियासत को भी बचाना है, रियासत के मामलात को भी देखना है। अब मोहतरम इमरान खान साहब आउटराइट इलेक्शन चाहते हैं, किसी को इलेक्शन का कोई एतराज नहीं, इलेक्शन तो होना ही होना है, चाहे वो 12 अगस्त में 2023 को खत्म हो रही है, ये 5 साल की मुद्दत खत्म हो रही है, उसके बाद केयर टेकर हो या उससे पहले 2-3 महीने हो जाए। यकीनी बात है आज भी अगर आप फैसला करेंगे तो भी अप्रैल मई से पहले तो इलेक्शन नहीं होने हैं, तो अगर अप्रैल मई तक ही जाना है तो 12 अगस्त को तो वैसे खत्म हो जाना है। तो आई थिंक यू हैव टू रिजॉल्व, बिकॉज हमारा जो एक्सपीरियंस है स्प्लिट इलेक्शंस करवाने का तारीख में एक ही हुआ था और उसका बहुत फियास्को हुआ था और मार्शल लॉ लगा था, ऐसा ही था। जब प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट के और प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन अलग-अलग हुए थे। तो अब भी अगर हम करें, एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन मोहतरम इमरान खान साहब को काबिल कबूल नहीं है, तो यू कैन नॉट अगेन गो ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग्स कि जीतने वाला क्या शफाफ हुआ और हारने वाला धांधली की रट लगाए और फिर जो है उसका मॉरल फाइबर खत्म हो जाए और फिर बेयकीनी की कैफियत तारी रहे। इसी तरह नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नया सेंसस के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछली आप देखें तो आईनी तरमीम वन टाइम हुई थी जिसपे 2018 के इलेक्शन हुए और रेफरेंडम जो सेंसस है यानी मर्दमशुमारी जो है उसमें 4 से 6 महीने लगेंगे। फिर मोहतरम इमरान खान साहब की राइटली डिमांड है कि 1 करोड़ जो बाहर वाला एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी है उसका हक राय दही होना चाहिए। हम भी कहते हैं बिल्कुल होना चाहिए, वो हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है जो पाकिस्तान का बाहर है और उसके दिल जो है वो पाकिस्तान ही में धड़कते हैं, तो उसका बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी आपको बैठकर कानून में तरमीम करना पड़ेगी। फिर ईवीएम का मसला है, क्या ईवीएम पे हम इलेक्शन करवाएं या करवा सकते भी हैं कि नहीं करवा सकते हैं, और क्या इतना हमारे पास अखराजात हैं या नहीं है, तो ये सबको मिल बैठ कर करना पड़ेगा। फिर वो हल्का बंदियां उसकी होनी है, इलेक्शन कमीशन कहती है कि उस पर भी वक्त लगेगा। इलेक्शन कमीशन ने 47 अरब एक मांगा है, 20 अरब एडिशनल मांगा है, 70 अरब तकरीबन समझ लें, वो एक इलेक्शन के लिए। 4 महीने 3 महीने के बाद अगर दूसरा इलेक्शन हो तो फिर मुझे बताएं 70 अरब 100 कहीं हम इस चीज के मुतहम्मिल हैं भी कि नहीं है, क्योंकि ये चीजें जो है सारी आपको मिल बैठकर मेरे ख्याल में एक ही दफा फैसला करना पड़ेगा, और यही चीजें जो है जो सभी को मुहिब्बे वतन है पाकिस्तानी है, जितनी क़यादतें हैं चाहे वो पीडीएम की हो चाहे वो अपोजिशन के हो, मोहतरम इमरान खान साहब हो, इसीलिए मेरे ख्याल में 1 हफ्ते का वक्त दिया है और
आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गुफ्त-ओ-शुनीद बहुत ज्यादा हो गई है। जो आपने दूसरा पूछा आईनी ऑप्शंस, देखें ऑप्शंस अब फ्लोट कर रहे हैं कि जी इनको कहा जाए नो कॉन्फिडेंस की मूव कर दी जाए। नो कॉन्फिडेंस की मूव आप भले करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आपको भी इल्म है कि उनका वोट काउंट नहीं होगा। इस वक्त आददी बरतरी जो है मोहतरम इमरान खान साहब के पास सूबाई असेंबली में मौजूद है। हाँ, अलबत्ता उनका PMLQ का परवेज इलाही साहब की जो है थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक पहले तो बैठकर खान साहब के साथ कह दिया कि 23 को जो है ये डिसॉल्व करने का खान साहब ने बता दिया, लेकिन उसके बाद ही अगले दिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बहुत ज्यादा आपकी डिस्कशन अंडर डिबेट और डिस्कशन आई हुई है। लेकिन फिर मुनसिल साहब जाके मिले और उन्होंने फिर यकीन दहानी कराई है। तो अगर ऐसी कैफियत हो तो जाहिर है कि उनके पास अददी बरतरी है। और फिर मोहतरम जो चौधरी शुजात साहब वो नो कॉन्फिडेंस परवेज इलाही के खिलाफ लाने के लिए भी तैयार नहीं है। ये भी एक अमर हकीकत है, वो कभी उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं लेके आएंगे। सो वो ऑप्शन तो आप रूल आउट कर दें। दूसरा है कि गवर्नर उनको कहे कि और फिर ये है कि 186 अगर आप अदम एतमाद करते हैं, नो कॉन्फिडेंस करते हैं, तो आपको 186 ले जाकर दिखाने पड़ेंगे 186 वोट्स। 186 जो है वो है नहीं इनके पास, तो वो ऑप्शन तो है नहीं है। अब दूसरा है कि इनको कहा जाए कि आप एतमाद का वोट लें, तो वो इफ द गवर्नर इज सैटिस्फाइड दैट ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, और ऐसा कोई बज़ाहिर कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनसे धड़ा टूट गया है और उनकी मेजॉरिटी खत्म हो गई है और इसलिए उनको कहा जाए, तो गवर्नर हवा में तो नहीं कहेगा। द गवर्नर इफ सैटिस्फाइड दैट ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस फिर कह सकता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन फिर आ जाता है कि इमरजेंसी वाली बात है। आर्टिकल 232 में इमरजेंसी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी जो है फिर आप देखें इंटरनल डिस्टर्बेंस और स्टेट ऑफ वॉर हो। स्टेट ऑफ वॉर और इंटरनल इमरजेंसी इस तरह नहीं लगा करती है, वो भी द प्रेसिडेंट इफ सैटिस्फाइड। और इसी तरह 233 में फंडामेंटल राइट्स जो है वो मुअत्तल होते हैं और 234 में आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी 235 में लग सकती है, और 234 में भी वॉर हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या सूबाई हुकूमत चलने लायक ही ना हो आइन के ताबे जो है चलाना मुमकिन ही ना हो, आइन के ताबे चलाना, तो तभी जो है वो लगेगी, वो भी द प्रेसिडेंट इफ सैटिस्फाइड। और 235 में है अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया है, पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि आप पैसा आपके पास है नहीं और आपने जो है एक टर्बुलेंस और टर्मोइल शुरू हो गया और आवाम सड़कों पर आ गई वगैरह वगैरह। वो ऐसी कैफियत नहीं है, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की ऐसी कैफियत कभी भी हो कि आपकी जो है इस किस्म की लगे, वो भी द प्रेसिडेंट इज सैटिस्फाइड। तो मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट जो मोहतरम इमरान खान साहब की PTI के ही हैं उन्हीं के, अगर से प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन और वो ही सपोज टू बी न्यूट्रल, बट नेवरदलेस ही इज नॉट न्यूट्रल। हमारे मुल्क में कभी भी न्यूट्रल नहीं हुआ करता है, इसलिए वो तो न्यूट्रल है नहीं। तो डोंट एक्सपेक्ट दैट द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू इम्पोज द इमरजेंसी आइदर 232 में और 234 में और 235 में। So I don't see that option either being with the PDM or with the government, because again उसका इन्हसार और उसकी जो है डिपेंडेंस जो है वो सदर पाकिस्तान पर है, और सदर पाकिस्तान एक लफ्ज लिखेंगे आई एम नॉट सैटिस्फाइड एंड देयरफॉर दैट विल बी रिजेक्टेड, टर्न डाउन। तो वो जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो मेरे ख्याल में बेस्ट सोल्यूशन यही है कि ये 7 दिन जो आए हैं, मेरे ख्याल में सभी को अपनी इना से, ईगो से और कंटेनर से उतर के ये सोचना चाहिए कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है, क्योंकि मुल्क जो है इस चीज का बेयकीनी का मुतामिल नहीं है। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो मुंसलिक है, जुड़ी हुई है। खुदारा लेट अस रिट्रीव द पीपल फ्रॉम द मिजरीज दैट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक क्रंच। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि सभी अपनी इना को निकाल के अपने जो है दे शुड राइज अबव देमसेल्फ एंड एक्ट एज नेशनल लीडर्स और मिल बैठकर जो है इसका हल निकाले। अगर ये
फाइनेंस, अगर हम जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे कि विन विन सिचुएशन होगी, किसी की हार और किसी की जीत नहीं है। अगर हम जून जुलाई में करवा देंगे इलेक्शन, तो वैसे भी 12 अगस्त को 5 साल खत्म हुआ चाहते हैं, तो उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम ये बेयकीनी की कैफियत छट जाएगी और एटलीस्ट वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर, साबिक अटॉर्नी जनरल, साबिक गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन पहले करा दिया जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी और सबको अब बैठ के इसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ना ही मुआशी इमरजेंसी की गुंजाइश है। आर्टिकल 232, 234, 235 तमाम तर आर्टिकल सदर मुमलिकत की अप्रूवल के और सेटिस्फैक्शन के मरूने मिन्नत हैं। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। बन्नू कैंट में वाक़े काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इमारत पर दहशतगर्दों के कब्जे को तकरीबन 30 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और अभी तक ना ही मुल्जिमान को हथियार डालने पर मजबूर किया जा सका है और ना ही यरगमाल अफराद की रिहाई मुमकिन हो सकी है। अस्करियत पसंद की जानिब से जारी की गई वीडियो में सुना जा सकता है कि उनकी कैद में 8 से 10 सिक्योरिटी एहलकार हैं। दहशतगर्दों की तरफ से तफ्तीशकारों की रिहाई के लिए बाहिफाजत अफगानिस्तान मुंतकली का मुतालबा किया गया है, जबकि अब तक झड़प में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो चुके हैं। जराये के मुताबिक ये इमारत खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ साथ पाक फौज के जेर इस्तेमाल भी थी। जिस वक्त दहशतगर्दों की तरफ से यह कार्रवाई की गई उस वक्त इमारत में 35 से ज्यादा अस्करियत पसंद लॉकअप में बंद थे। टीटीपी ने वाकये की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि हमारे लोगों ने अपने वीडियो बयान में महफूज रास्ते का मुतालबा किया है। अफगानिस्तान का जिक्र गलती से हुआ है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से टीटीपी और दीगर दहशतगर्द गिरोहों की कार्रवाइयों में इजाफा देखा जा रहा है। बिलखसूस पुलिस एहलकारों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 115 पुलिस एहलकारों को शहीद किया जा चुका है, जबकि दहशतगर्द कार्रवाइयों के नतीजे में अब तक कम से कम 250 से ज्यादा एहलकार जख्मी हो चुके हैं। आज शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश हमले के नतीजे में पाक फौज के 4 जवान जख्मी हो गए। जहां मुल्क में बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब से खराब तर होती चली जा रही है, वहीं सियासी क़यादत तमाम तर इशू से लाताल्लुक दिखाई दे रही है। सियासत अभी भी अरूज पर की जा रही है। इमरान खान हुकूमत को नाकामी का ताना दे रहे हैं तो एहसन इकबाल इमरान खान को बावर करवा रहे हैं कि केपीके में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। बन्नू और लकी मरवत में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात पर इमरान खान ने हुकूमत को NRO 2 देने का ताना दिया है। अपने ट्वीट में लिखा है कि ये इंपोर्टेड सरकार चमन से स्वात, लकी मरवत और बन्नू तक पेश आने वाले वाकयात की शक्ल में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शरह में 50% इजाफे से निमटने में नाकाम रही है। ये दोस्ताना अफगान हुकूमत की फौजों की जानिब से बैनुल-अक़वामी पाक अफगान सरहद पर किए जाने वाले हमलों के तदारुक में भी नाकाम रही है। इमरान खान के ट्वीट उनके माजी के अपने ही बयानिए से कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, मुतजाद हैं। इमरान खान ने पाक अफगान सरहद पर वफाकी हुकूमत को जिस दोस्ताना अफगान हुकूमत का ताना दिया है वो हुकूमत जिस वक्त तश्कील पा रही थी, इमरान खान उसे गुलामी की जंजीरें तोड़ने से तशबीह देते हुए उसे फतह से ताबीर कर रहे थे। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। इसी तरह जब हम समेत सब हुकूमत को टीटीपी मुज़ाकरात के नतीजे में जन्म देने वाले आइंदा खतरात से मुतनब्बे कर रहे थे और कह रहे थे कि अफगान तालिबान और टीटीपी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, तो ऐन उसी वक्त इमरान खान 80,000 पाकिस्तानियों के कातलों से मुज़ाकरात में मसरूफ थे और ये इंकशाफ उन्होंने एक इंटरव्यू में 22 करोड़ पाकिस्तानियों के सामने किया। Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. तहरीक इंसाफ कायदीन इन मुज़ाकरात का दिफा भी करते रहे और साथ ही तंकीद करने वालों को अमन दुश्मन करार देते रहे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ तो ऑफिशियली हमारा सीज़ फायर है। बिल्कुल एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि उनकी साइड से तो किसी किस्म की खिलाफ वर्जी ना हमलों की सूरत में और ना ही इलाकों पर कब्जे करने की सूरत में सामने आई है।
इमरान खान ने ट्वीट में सितम ज़रीफ़ी का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे में जब हमारे जवान, पुलिस एहलकार और मकामी लोग रोज़मर्रा की बुनियाद पर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खतरात और मगरबी सरहद से किए जाने वाले हमलों में इजाफा मुजरिमों की इस सरकार के बयानिए में जगह तक नहीं पा रहा। मगर यहाँ भी सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिस वक्त इमरान खान TTP से मुज़ाकरात कर रहे थे, ऐन उसी वक्त यानी गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी के वाक़यात में 56% इजाफा हुआ। अस्करियत पसंदों ने 294 हमले किए, जिसमें 388 अफराद शहीद और 606 जख्मी हुए, जबकि स्वात और दीगर इलाकों में अवाम सड़कों पर अमन की दुहाइयां देते रह गए, रियासत से प्रोटेक्शन की भीख मांगते रह गए, मगर रियासत ने उन्हें यकसर इग्नोर किया। हम आपको बताते चलें कि जिस वक्त इमरान खान की सरबराही में हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी, उस वक्त मौजूदा हुकूमत और उस वक्त की अपोजिशन हुकूमत से डिमांड करते रहे कि मामले को पार्लियामान में लाया जाए। क्यों नहीं लाया जा रहा? किस चीज़ की पर्दादारी है? मैंने यही सजेस्ट किया कि हमें जो हाल ही में हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का और दहशतगर्दी के हवाले से फैसले किए गए, करवाए गए, जो भी है, जो लिए गए थे, उन पे परहैप्स इट इज़ टाइम फॉर एन इन कैमरा इंटरनल रिव्यू। और फिर इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ तो मौजूदा हुकूमत ने ऐलान किया कि TTP से मुज़ाकरात के हवाले से एक कमेटी बना दी गई है। लेकिन हैरत अंगेज और दुख भरी बात यह है कि इस कमेटी में क्या हुआ किसी को आज तक मालूम नहीं। और इसी बेयकीनी और अदम फैसला साजी के पेश नज़र तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने यकतरफा जंगबंदी ख़त्म करते हुए दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। मगर इस दहशतगर्दी की लहर ने मुतअद्दिद सवालों को जन्म दे दिया है, जिनका जवाब बहरहाल हमारे लेजिस्लेटर्स नहीं देना है। द बक स्टॉप्स एट देम। इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।